नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मेगा टेस्ट पेपर टोटल 90 ऑथेंटिक प्रश्नों का पेपर आज आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि सभी को पता है कि आपके पास 35-36 दिन के लगभग बचे हुए हैं, तो इन दिनों में बेहतरीन तैयारी के लिए ऐसे प्रश्न आपको निश्चित रूप से हल करने चाहिए। लेवल 1 के लिए भी पेपर है और लेवल 2 के लिए भी ये पेपर बेहद ज़्यादा उपयोगी है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जिलों का सही अवरोही क्रम है। पहला विकल्प है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। दूसरा है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। तीसरा है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चौथा है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। तो फिर दूसरे विकल्पों को तो हम हटा देंगे क्योंकि बाड़मेर सबसे बड़ा है नहीं। अब पहले, तीसरे और चौथे में जैसलमेर दे रखा है साथियों। उससे छोटा आपके बीकानेर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? बीकानेर पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में आपके बाड़मेर पड़ता है और उसके बाद में आपके जोधपुर पड़ता है, तो ये गलत हो गया ये भी। तो आपके पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? समगांव, आकल गांव, दौलिया गांव और तनोट गांव। तो जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है उसका चयन आपको दूसरे प्रश्न में करना है। और मित्रों, दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो समगांव कहाँ पर पड़ता है? आपके जैसलमेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? जैसलमेर जिले में। बिल्कुल, ये जो गांव है साथियों पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। यहाँ पर देशी और विदेशी जो पर्यटक है डेजर्ट सफारी का आनंद लेने भी आते हैं। तो प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से रेगुलर अगर आप टेस्ट मैराथन टेस्ट देना चाहते हो तो 149 वाला जो कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर उपलब्ध है। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी और चौथा है सीकर में डोरा पर्वत। तो देखिएगा, अगर बात करें अचलगढ़ चोटी की, अचलगढ़ चोटी कहाँ पर? सिरोही जिले में है। तारागढ़ चोटी कहाँ पर है? अजमेर जिले में। और खो चोटी जयपुर जिले में। लेकिन साथियों ये डोरा पर्वत कह रहा है कि भाई ये सीकर में, तो भाई डोरा पर्वत सीकर में नहीं है, बल्कि डोरा पर्वत कहाँ पर आपके स्थित है? जालोर में स्थित है। तो फिर विकल्प नंबर 4 जो है ये गलत युग्म है, इस वजह से आपका यह आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। तीसरे में चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों आपके। चौथा प्रश्न है, इनमें से असुमेलित युग्म है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, नवाबों का शहर टोंक, तीर्थों का भांजा मचकुंड और छोटी काशी कोटा। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लगता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। और मित्रों देखो, पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? टोंक को। तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? मचकुंड को। लेकिन छोटी काशी कोटा को नहीं कहा जाता है, बल्कि जयपुर को कहा जाता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में क्या हुआ? असुमेलित हुआ। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ फोर्थ विकल्प आपका आंसर है। बिल्कुल कमेंट करके जाना कि 1/3 माइनस मार्किंग करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है और अगर आप प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना साथियों। 5वां प्रश्न देखेंगे, क्या है आपके, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रदेशों के प्रतिनिधि जिले का कौन सा युग्म असंगत है? जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है तो BWHW जैसलमेर, BSHW नागौर, CWG टोंक और AW डूंगरपुर। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है साथियों। इसमें इन्होंने बताया है कि AW का जो प्रतिनिधि जिला है वो डूंगरपुर है, CWG का टोंक है, BSHW का नागौर है, लेकिन BWHW का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर नहीं है, बल्कि BWHW जो जलवायु है इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है। क्लियर है सभी का ये प्रश्न भी? तो आपके विकल्प नंबर 1 प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर है। छठे प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। देखो, कम टाइम में हम ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम आपके भी एग्जाम में चल रहे तो ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, 1 मिनट भी एक प्रश्न के लिए हम नहीं लेंगे साथियों। असंगत को चुनिए। सोम नदी बीचामेड़ा पहाड़िया उदयपुर, जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़िया चित्तौड़ और आहू नदी सेवर पहाड़िया जयपुर। तो इनमें से जो असंगत है उसका चुनाव प्रश्न नंबर 6 में करना है और छठे प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। आहू नदी का उद्गम जो है ये सेवर पहाड़िया जयपुर से नहीं होता है, बल्कि आहू नदी का जो उद्गम है ये सुसनेर MP से होता है। कहाँ से होता है? सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है।
तो फिर आपके चौथा विकल्प में पहला, दूसरा और तीसरा संगत है चौथे विकल्प को छोड़कर, तो चौथा विकल्प आपका आंसर होगा छठे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 7वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत है, किसका असंगत का चयन आपको प्रश्न नंबर 7 में करना है। अब विकल्प को देखिएगा, अमर सागर जैसलमेर, गजनेर झील बीकानेर, नवलखा झील बूंदी और गेप सागर बांसवाड़ा। तो कौन सा इनमें से असंगत है? देखो, अमर सागर झील आपके जैसलमेर में है, गजनेर झील बीकानेर में स्थित है, नवलखा झील बूंदी में है, लेकिन गेप सागर जो झील है यह आपके बांसवाड़ा में थोड़ी है। गेप सागर तो आपके कहाँ पर पड़ती है? डूंगरपुर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। तो फिर आपके जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 7 में असंगत है और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 8 है, पेयजल परियोजना प्रोजेक्ट जलधारा का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर जिले से, चूरू जिले से, नागौर जिले से और अजमेर जिले से। तो एक पेयजल परियोजना है जिसका नाम क्या है साथियों? जलधारा, प्रोजेक्ट जलधारा, और इसका जो संबंध जिस जिले से है वो इनमें से कौन सा जिला है? तो भाई वो इनमें से आपके चूरू जिला है। पेयजल परियोजना प्रोजेक्ट जलधारा का संबंध चूरू जिले से है। सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस जल स्रोत का स्वयं का कोई आगोर नहीं होता है? वह अपने से ऊंचाई पर स्थित किसी तालाब या झील के रिसाव पर पानी प्राप्त करता है। तो मतलब जो जल स्वयं का तो कोई जल स्रोत नहीं है, ठीक है ना, स्वयं का कोई आगोर नहीं होता है, बल्कि अपने से ऊंचाई पर स्थित कोई जल स्रोत है उससे वो जल लेता है। तो वो झालरा है, टोबा है, जोहड़ है या टांका है साथियों। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसको कहेंगे भाई झालरा। झालरा का स्वयं का आगोर नहीं होता है। झालरा क्या है? अपने ऊंचाई पर स्थित, अपने से ऊंचाई पर स्थित कोई तालाब या झील है, इससे रिसाव का पानी ये प्राप्त करता है। कौन? झालरा। तो 9वें प्रश्न में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? वृक्षारोपण, चारागाह विकास, मरुस्थलीकरण रोकथाम और मृदा अपरदन। हरित राजस्थान कार्यक्रम की बात की जा रही है और हरित राजस्थान कार्यक्रम जो है इसका संबंध मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण रोकथाम या चारागाह विकास से नहीं बल्कि किससे है? वृक्षारोपण से है। तो विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न 11 को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, शर्मिले स्वभाव का गोडावण मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मरु उद्यान, साकलिया, सोरसेन, उदयपुर, वहुरू और जोधपुर, बीकानेर, सीकर और कोटा और केवलादेव, जयसमंद और रावतभाटा। तो देखो भाई, गोडावण जो पक्षी है मरु उद्यान में भी पाया जाता है, साकलिया नामक जगह और सोरसेन नामक जगह भी पाया जाता है। तो आपके 14वें प्रश्न में विकल्प 1 सही रहेगा। 11वें प्रश्न में विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपके। 12वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? वनों का आधिक्य, नए कार्यक्रमों द्वारा मिट्टी का संरक्षण करना, नियमित रूप से सिंचाई करना या प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव। तो देखो, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है ना, वहां पर मिट्टी की उर्वरता हमेशा बनी रहती है। ऐसा कारण क्या है साथियों? क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? जड़िया व ज्वाला किस फसल की किस्में हैं? तरबूज की, खरबूजा की, चना की और मोठ की। किसकी बात की जा रही है? जड़िया व ज्वाला की बात की जा रही है। जड़िया और जो ज्वाला है यह जिस फसल की किस्में हैं वो इनमें से कौन सी फसल है? तो भाई वो इनमें से कौन सी फसल है साथियों? मोठ की फसल की किस्में है ये। किस फसल की किस्में है ये? मोठ की जो फसल है इसकी किस्में है ये। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर कब स्थापित किया गया? 1995 में, 93 में, 99 में या 1984 में? तो आप सभी को ये पता होगा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन को कई बार अनेक एग्जाम में पूछा गया है मित्रों। और अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो भाई आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब की गई? 1993 में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वां प्रश्न देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उदयपुर। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार
जिस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है वो कौन सा जिला है? जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या उदयपुर? आंसर देखें तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 1 है साथियों, जयपुर जिले में देखो 10.03 लाख अनुसूचित जनजाति, कितनी? 10.03 लाख सर्वाधिक है ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? 3, 2, 4 और 5। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी पूरे जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, ठीक है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना तो अभी हुई ही नहीं, तो उनके आंकड़े आना ही नहीं है। तो आपको 2011 में 11 की जनगणना के सारे आंकड़े याद रखने हैं। और साथियों 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले थे? 2 जिले। कौन कौन से वो 2 जिले थे? तो भी एक तो आपके जैसलमेर जिला था और एक आपके था प्रतापगढ़ जिला। कौन कौन सा? जैसलमेर और प्रतापगढ़ जिले की जो जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सेकंड विकल्प 16वें प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत है? घेर गरासियों का घर, धारी संस्कार सहरिया में, हारी बावरी करशी गरासियों में और चेला बाउसी का मेला भील जनजाति से संबंधित। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लगे उसका चयन करना है मित्रों। देखो, गरासियों के घरों को घेर कहते हैं और धारी संस्कार कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। हारी बावरी करशी गरासिया जनजाति में की जाती है, लेकिन छेला बाउसी का जो मेला है ये भील जनजाति से संबंधित नहीं है, बल्कि साथियों छेला बाउसी का जो मेला है ये डामोर जनजाति, कहाँ सर्वाधिक निवास करती है? डूंगरपुर में। बिल्कुल डामोर जनजाति से ये संबंधित है। तो चौथा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और जालौर में। क्या माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पूछा गया है। और साथियों ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया आपके उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर जिले में स्थित है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। साथियों बात करें अगर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की, तो इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 19वां। प्रश्न नंबर 19, जैसलमेर के किस स्थान से रॉक फास्फेट के भंडार मिले हैं? रामगढ़ से, खेतोलाई से, भादरिया से और बिरमानिया से। तो जैसलमेर के जिस स्थान से रॉक फास्फेट के भंडार मिले हैं वो इनमें से कौन सा स्थान है? भाई इनमें से वो उस स्थान का नाम क्या है? बिरमानिया। बिल्कुल बिरमानिया आपके कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है और यहाँ से साथियों रॉक फास्फेट के भंडार मिले हैं। तो चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20वां प्रश्न देखेंगे साथियों। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, 18 नवंबर को, 14 दिसंबर को और 19 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस? साथियों 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित होता है? 14 दिसंबर को आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? 14 दिसंबर को। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 20 का सही आंसर है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 में क्या है आपके? वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन और कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन। आपको वर्तमान के आधार पे बताना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1-2 साल पहले के आंकड़े हो या 2-4 साल पहले के आंकड़े हो। वर्तमान के आधार पर आपको बताना है कि राजस्थान के जिस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है, तो वो इनमें से कौन सा पावर स्टेशन है साथियों? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन गंगानगर में। इसकी सर्वाधिक क्षमता है भाई, ठीक है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 21 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 22 में क्या है? इनमें से कौन सा असंगत है? असंगत का चयन आपको करना है। बैलून महोत्सव बाड़मेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, तीसरा है आपके मीरा महोत्सव चित्तौड़ और चौथा है थार महोत्सव जैसलमेर। तो इनमें से जो आपको असंगत लगे उसका चयन आपको प्रश्न 22 में करना है। और मित्रों देखें 22वें प्रश्न का आंसर। तो भाई बैलून महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आयोजित होता है और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में आयोजित होता है, लेकिन थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं, बल्कि थार महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बाड़मेर में आयोजित होता है। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में।
तो फिर आपके जो 22 है इसका चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है अजमेर। साथियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बात की जा रही है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भाई इसका मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है। कौन से जिले में? जयपुर जिले में स्थित है। थर्ड विकल्प आपके 23 का सही आंसर है। 24 को देखते हैं साथियों। 24 में क्या है? मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के मध्य चल रही है? भारत पाक के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, भारत मालदीव के बीच में और भारत बांग्लादेश के बीच में। देखो, एक है थार एक्सप्रेस जो आपके भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही है, और साथियों एक है मैत्री एक्सप्रेस जो कि कौन से देशों के बीच में चल रही है? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये चल रही है। तो 24 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। 25 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 25वां प्रश्न देखेंगे, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। गणेश्वर संस्कृति 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यहाँ खुदाई से तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं। पत्थर के बांध के अवशेष केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं और यहाँ मकान धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से बने हैं। तो मित्रों 25 का उत्तर बताओ। जो आपको गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन लगे उसका चयन आपको 25 में करना है। और इसका असत्य कथन है कि यहाँ मकान धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से बने, ये गलत है, क्योंकि यहाँ मकान जो है पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पत्थरों से। तो चौथा विकल्प 25 का आंसर होगा भाई आपके। 26 को देखते हैं अब। 26 में क्या है आपके? इनमें से किसी एक स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता। गागरोन, रणथंभौर, सिरोही और जालोर। तो इनमें से किसी एक स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है साथियों। 26 का उत्तर बताओ भाई। आंसर देखे 26 में। देखो, गागरोन में भी जौहर का उल्लेख मिला है, रणथंभौर में भी हुआ है और जालोर में भी हुआ है, लेकिन सिरोही में जौहर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो चौथा विकल्प आपके तीसरा विकल्प आपके 26 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 27 की ओर बढ़ेंगे। 27 में क्या है? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 17 मार्च 1527, 20 मार्च 1528, 30 मार्च 1527 और 30 जनवरी 1528। तो भाई देखो, राणा सांगा बहुत ही प्रसिद्ध शासक, वीर राजा था। आप सभी को पता होगा राणा सांगा ने कितने युद्ध लड़े, कितने युद्ध जीते। एक समय ऐसा आ गया था कि संपूर्ण भारत पर मतलब यूं कह सकते हो आप कि भाई राजपूतों का शासन हो सकता था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से राणा सांगा ऐसा कर नहीं पाए। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी साथियों 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। चौथा विकल्प 27 का सही आंसर है। 28 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। 28 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना दुल्हे राय द्वारा कब की गई थी? 1137 में, 1178 में, 1144 में और 1131 में। तो देखो, आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। लेकिन बात यह है कि कब की थी। भाई प्रश्न में तो यह पूछा गया कि कब की थी। तो साथियों, दुल्हे राय ने आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना कब की थी? भाई 1137 ईस्वी में की थी। प्रथम विकल्प 28 का सही उत्तर है। 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर भी करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो। अच्छा लगता है फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मानवीय स्वभाव के कारण अगर एक आध प्रश्न में कोई त्रुटि हो जाए तो हो सकता है, बाकी तो पूरी सावधानी 99.99% तो कोई त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी साथियों। राजस्थान में शासन करने वाले प्रमुख राजपूत वंश में कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? मारवाड़, प्रतिहार राठौड़, मेवाड़, गुहिल सिसोदिया, आमेर, कछवाहा, सांबर, चावड़ा। तो देखो, राजस्थान में शासन करने वाले जो प्रमुख राजपूत वंश थे, इनमें अगर बात करें तो मारवाड़ पर किन्होंने राज किया? प्रतिहारों ने और राठौड़ों ने। मेवाड़ पर किसने राज किया? गुहिल या सिसोदिया। और आमेर पर कछवाहा वंश के शासकों ने राज किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सांबर। तो भाई सांबर में चावड़ा ने थोड़ी, सांबर में तो चौहानों ने राज किया था। तो आपके विकल्प नंबर 4 जो है 29 का सही उत्तर रहेगा साथियों। 30वें प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपके सुमेलित नहीं है, इस वजह से ये सही है। ठीक है, 30वां प्रश्न। किस राष्ट्रकूट शासक ने जालोर पर आक्रमण किया जिसमें वत्सराज की हार हुई? जिस राष्ट्रकूट शासक ने जालोर पर आक्रमण किया और किसकी हार हुई थी? वत्सराज की। तो साथियों, वो राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो जयशक्ति चंदेल था, दंती दुर्ग था, कृष्णदेव प्रथम था या ध्रुव प्रथम था? तो 30वें प्रश्न का उत्तर देखें तो साथियों वह राष्ट्रकूट शासक था आपके ध्रुव प्रथम। कौन था? ध्रुव प्रथम। चौथा विकल्प 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही है आपके।
31वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या है मित्रों आपके, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा और अजयराज के द्वारा। तो भाई जिसको हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, जो कि पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था साथियों, और इसका निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। विकल्प एक आपके 31 में सही है। चलिए 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 32वां प्रश्न है आपके, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव द्वारा रचित नाटक का नाम है? ललित विग्रहराज, हरिकेली, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज विजय। तो देखो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान कौन? सोमदेव। इनके द्वारा जिस नाटक की रचना की गई थी वो कौन सा नाटक था? आंसर देखें 32वें प्रश्न का, तो उस नाटक का नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम था साथियों उसका? ललित विग्रहराज। विकल्प एक आपके 32वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 33वें प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। 33 में क्या है आपके, मेवाड़ के किस शासक के समय वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की प्रतिमा सिंगाड़ ग्राम में स्थापित की गई? जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह द्वितीय के समय, या कर्ण सिंह के समय, या फिर राज सिंह प्रथम के समय? तो साथियों मेवाड़ में उस समय कौन शासक था जब वृंदावन से श्रीनाथ जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? सिंगाड़ ग्राम में। तो साथियों उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह प्रथम। कौन था? राज सिंह प्रथम। चौथा विकल्प आपके 33 का सही आंसर है मित्रों। 34 को देख लेते हैं। देखिएगा 34वें प्रश्न को, अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीनता के लिए समझाने हेतु भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है? विकल्प है जलाल खां, मान सिंह प्रथम, टोडरमल और भगवंत दास। दूसरा है भगवंत दास, मान सिंह प्रथम, जलाल खां और टोडरमल। तीसरा है जगन्नाथ कछवाहा, मान सिंह प्रथम, भगवंत दास और जलाल खां। और चौथा है जलाल खां, मान सिंह प्रथम, भगवंत दास और टोडरमल। तो भाई सबसे पहले अकबर ने राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था शिष्टमंडल में? तो सबसे पहले इसने भेजा था जलाल खां को। किसको? जलाल खां को। तो पहला और चौथा ही बचा, दूसरा तीसरा तो गलत हो गया। फिर उसके बाद में इसने किसको भेजा था साथियों? मान सिंह प्रथम को, फिर भगवंत दास को और फिर टोडरमल को। मतलब यहाँ पर आपके जो चौथा विकल्प है 34 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 35 को देखते हैं। 35वां प्रश्न, इनमें से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 35 में करना है। पहला विकल्प है दोराई का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य लड़ा गया। गंगवाना का युद्ध मुगलों व सवाई जय सिंह के मध्य हुआ। महाराणा अमर सिंह प्रथम की पुत्री चंद्रकुवरी का विवाह सवाई जय सिंह से किया गया। और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुवरी का विवाह सवाई जय सिंह से किया। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लगे उस कथन का चुनाव करना है आपको 35वें प्रश्न में। मित्रों देखो दोराई का जो युद्ध है औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा था, सही है ये। और गंगवाना का युद्ध मुगलों और सवाई जय सिंह के मध्य हुआ, ये भी सही है। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है ये कि अमर सिंह प्रथम की पुत्री चंद्रकुवरी का विवाह सवाई जय सिंह से किया। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम की नीति ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुवरी, जिसका विवाह सवाई जय सिंह से किया था। विकल्प नंबर 3 आपके असत्य है। यही आपके 35वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 36वां प्रश्न देखेंगे। 36, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा कथन महादजी सिंधिया ने किस युद्ध के उपरांत कहा था? तुंगा का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, पाटन का युद्ध और धर्मत का युद्ध। किसने कहा? महादजी सिंधिया ने क्या कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। और ये कथन महादजी सिंधिया ने तुंगा का जो युद्ध हुआ था इसके बाद में कहे थे। कौन से युद्ध के बाद में? तुंगा के युद्ध के बाद में। तो नंबर 1 आपके 36 में बिल्कुल सही है। 37 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 37वां प्रश्न देखेंगे। देखो ये सारी चीजें मैंने ये टेस्ट नंबर 8 कराया था ना लेवल 1 का, तो फिर ये जो चीजें हैं आप पढ़ रहे हो ये दोनों लेवल के लिए काम किए। बिल्कुल 100% बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं साथियों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो ये टेस्ट आपको रेगुलर 149 वाली जो सीरीज है उस पर रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि आपको टेस्ट मिलेंगे तो लगभग तीनों के एक साथ डालूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, मतलब आज की बोला था मैंने, तो उसमें लेवल 1 का कंप्लीट हो गया, लेवल 2 के थोड़े थोड़े टेस्ट बच रहे हैं, तो वो साथियों में एक साथ डाल दूंगा आपके, है ना, तीनों के कंप्लीट होते ही। तो आपके देखिएगा मैराथन टेस्ट या तो आज शाम को या कल सुबह अपलोड कर दिए जाएंगे। देखिएगा 37 को 149 वाले जो सीरीज है उसमें अपलोड किए जाएंगे। मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके
और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले 200 से अधिक टेस्ट आपको वहाँ पर साथियों उपलब्ध होंगे और जो आगे आने वाले जो टेस्ट है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 37 है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस कछवाहा शासक द्वारा बनवाई गई? सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय और मिर्जा राजा जय सिंह। देखो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है साथियों? एशिया की सबसे बड़ी तोप है आपके जय बाण। किस कछवाहा शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और जयगढ़ दुर्ग में ये स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जय सिंह सवाई जय सिंह ने मतलब इस तोप का निर्माण करवाया और नाम भी क्या है? जय बाण तोप। तो जय 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 तीनों जगह जय जय शब्द आ रहा है, आप याद रख सकते हो इस प्रकार इसको। तो सेकंड विकल्प 37 में सही है। 38 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र जिसका लाहौर में राज्याभिषेक के बाद सवाई राजा की उपाधि दी थी? सूर सिंह, राव जोधा, राव मालदेव और गज सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र जिसका लाहौर में राज्याभिषेक किया गया और सवाई राजा की उपाधि दी, कौन सा शासक था वो साथियों? उसका नाम था सूर सिंह। क्या नाम था उसका? सूर सिंह। विकल्प 1 आपके 38 का सही आंसर है। 39 को देख लेते हैं। 39वां प्रश्न। फ्रांस सरकार ने मारवाड़ के किस शासक को लीजियन दी एंड ऑन ग्राउंड ऑफिसर की उपाधि दी थी? सरदार सिंह को, जसवंत सिंह को, सुमेर सिंह को और महाराजा उम्मेद सिंह को। तो देखो कौन सी सरकार ने? फ्रांस सरकार ने मारवाड़ का वह शासक जिसको क्या उपाधि दी? लीजियन दी एंड ऑन ग्रांड ऑफिसर। साथियों ये जो उपाधि दी गई थी फ्रांस सरकार के द्वारा वो सुमेर सिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? सुमेर सिंह को। थर्ड विकल्प आपके 39 का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। तो देखिएगा 40वें प्रश्न को। राव बिका की प्रथम राजधानी थी? जांगलू गांव, काउनी, बीकानेर और कोडमदेसर। तो भाई राव बिका की प्रथम राजधानी तो कोडमदेसर थी और राव बिका की द्वितीय राजधानी बीकानेर थी। द्वितीय राजधानी पूछे तो बीकानेर रहेगा राव बिका की, और प्रथम राजधानी पूछे तो कोडमदेसर रहेगा, और प्रथम पूछे राव बिका की राजधानी तो फिर कोडमदेसर बिल्कुल आपके फोर्थ विकल्प 40वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में क्या है? मारवाड़ राज्य में गृह कर कहलाता था घर गिनती, घर बराड़, घर की बिछोती और यहाँ पर धुआं भाज। तो साथियों इनमें से मारवाड़ राज्य में गृह कर को क्या कहा जाता था? देखो 41वें प्रश्न का आंसर देखें तो मारवाड़ राज्य में गृह कर क्या कहलाता था? घर गिनती कहलाता था। क्या कहलाता था? घर गिनती। विकल्प नंबर 1 आपके 41 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 42 की तरफ। 42वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। जब राज्य की सेना किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तब सेना के भोजन के लिए गांव वालों से लिया जाने वाला कर या वसूली क्या कहलाती थी? देखो जब राज्य की सेना कोई गांव है उसके पास पड़ाव डाल दिया, अब सेना के भोजन के लिए गांव वालों से कर लिया वसूली की, तो उसको क्या कहा जाता था? गमीन बराड़, खिचड़ी लाग, कागली लाग और राहदरी। तो भाई उसको कहा जाता था खिचड़ी लाग। क्या कहा जाता था साथियों? उसको खिचड़ी लाग कहा जाता था। सेना के भोजन के लिए जो गांव वालों से कर लेते थे पड़ाव डालते समय, ठीक है। तो सेकंड विकल्प आपके 42 का सही उत्तर है। 43 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 43। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से, ओजियाना से, तिलवाड़ा से और आहड़ से। तो जिस स्थल से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए साथियों वो कौन सा स्थल है इनमें से? बेराट। बेराट से बिल्कुल मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। विकल्प नंबर 1 आपके 43वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 44 को देख लेते हैं। देखिएगा 44वें प्रश्न को सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी उपनाम है, इधर है संबंधित व्यक्ति। तो भाई एक तरफ है राजस्थान का गांधी, एक है गांधी जी के 5वें पुत्र, एक है वांगड़ के गांधी और एक है मारवाड़ के गांधी। तो किनको कहा जाता था? भाई इधर है जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, जयनारायण व्यास और गोकुल भाई भट्ट। तो इनको हमको देखना होगा। भाई देखो 44वें प्रश्न में आंसर एक बार आप इनको मिलान कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपके सामने ये 4 विकल्प है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसी में एडजस्ट करना होगा आपको। तो भाई देखो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता था? गोकुल भाई भट्ट को। तो ए में क्या आएगा? डी आएगा। अब ए में डी कहाँ दे रखा है? ए में 1, ए में 2, ए में 2, ए में डी मतलब 4 बिल्कुल दे रखा है। तो ए में 4 बिल्कुल आएगा साथियों यहाँ पर। तो ए में 4 आ रहा है, बी में 1, सी में 2, बी में 1 आएगा, सी में 2 आएगा, बी में 1 आएगा, सी में आपके 2 आएगा और डी में आपके 3 आएगा और ए में 4। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट,
गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, वांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या और मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास। तो इस प्रकार 44वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45वां प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो अरुणा राय थी, वो कमला बेनीवाल थी, श्रीमती सुमित्रा सिंह थी और शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? तो साथियों वो जो महिला थी उनका नाम था, क्या था? उनका नाम था कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी ये रही है साथियों। सेकंड विकल्प 45 में सही है। 46 को देखेंगे, देखिएगा 46वें प्रश्न को, देखिएगा प्रश्न नंबर 46 को। 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास का युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आहुआ दुर्ग पर लटका दिया था? मैकमेसन का, मेजर बर्टन का, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का और कर्नल ईडन का। तो भाई जो 1857 की क्रांति हुई थी तो इसमें साथियों जो चेलावास का युद्ध हुआ था, कब हुआ था चेलावास का युद्ध? तो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में साथियों जो अंग्रेज अधिकारी था, क्या नाम है उसका? मैकमोसन। मैकमोसन का जो सिर था उसको काटकर आहुआ के दुर्ग पर लटका दिया गया था। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 46 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 47 की तरफ। 47वां प्रश्न देखते हैं, सन 1921 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन का किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो रामनारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने और जयनारायण व्यास ने। देखो बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया था साथियों? विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो भाई नेतृत्व प्रदान किया गया तो रामनारायण चौधरी आएगा फिर इसमें। तो 47वें में पहला विकल्प आपका सही है। चलिए 48वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 में क्या है? जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री व C.S. वेंकटाचारी, जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री व सर मिर्जा इस्माइल। तो जो जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था वो किनके मध्य हुआ था? 48 में बताओ भाई। 48वें प्रश्न का आंसर देखें तो साथियों ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। फोर्थ विकल्प 48वें प्रश्न का सही उत्तर है। 49वां प्रश्न देख लेते हैं, एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी, सी श्रेणी, बी श्रेणी और डी श्रेणी। देखो इस प्रश्न का आंसर टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण जो टेस्ट दिया था उसमें मैंने सी श्रेणी बता दिया था, जो कि गलत है, क्योंकि एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और ये किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था साथियों। कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी का। तो 49वें में थर्ड विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 में क्या है आपके? राज प्रमुख के पद को 1 नवंबर 1956 को रिक्त स्थान के पद के रूप में बदल दिया गया था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज प्रमुख और मंत्री परिषद। तो भाई पहले राज प्रमुख का पद था, इसको 1 नवंबर 1956 को किस रूप में बदल दिया था? तो इसको साथियों राज्यपाल के पद के रूप में बदल दिया था। किस रूप में? राज्यपाल के पद के। मतलब पहले जो राज प्रमुख था फिर वो 1 नवंबर 1956 के बाद में कौन सा पद रहेगा? राज्यपाल। पहले जो राज प्रमुख था वो फिर राज्यपाल। ठीक है। सेकंड विकल्प 50वें प्रश्न का सही उत्तर है। 51वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 51, जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिएगा, यहीं पर सवाई जगत सिंह द्वितीय की पासवान रस कपूर को कैद करके रखा गया था। दूसरा है, इसे जयपुर की तरफ झांकता किला कहा जाता है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ 1 जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था और 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो मित्रों प्रश्न संख्या 51 में बताओ कौन सा कथन आपको जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग के संबंध में गलत लगता है, असत्य लगता है? 51 का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 51 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो जो विकल्प नंबर 4 दे रखा है, कौन सा विकल्प साथियों? विकल्प नंबर 4 कि 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये गलत है। क्योंकि विश्व धरोहर सूची में जो 2013 में 6 किले थे वो इनमें ये नाहरगढ़ नहीं था इसमें। तो विकल्प नंबर 4 आपके 51 का सही उत्तर है। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर सत्य है चौथे विकल्प को छोड़कर। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। 52वां प्रश्न, जैसलमेर में शिला वाटियों द्वारा बनाकर
महारावल बेरीशाल को भेंट किया गया महल कौन सा था? बादल विलास महल, पटवों की हवेली, नौलखा महल और रानी महल। तो 52वें प्रश्न का उत्तर बताओ। साथियों देखो, जैसलमेर में सिलावाटियों द्वारा बनाकर महारावल बेरीशाल को जो भेंट महल किया गया था वो कौन सा महल था? बादल विलास महल। कौन सा महल था वो? बादल विलास महल, जो कि 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल भी है ये, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो जैसलमेर में सिलावाटियों के द्वारा। प्रथम विकल्प आपके 52वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 53वां प्रश्न देखेंगे। 53 में क्या है आपके? बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है? चूरू, बीकानेर, सीकर और जयपुर। तो भाई बच्छावतों की हवेली की बात की जा रही है और बच्छावतों की हवेली आपके बीकानेर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर में। साथियों बीकानेर जिले की ये सबसे प्राचीन हवेली है। बीकानेर जिले की सबसे प्राचीन हवेली है, ये भी आपको याद रखना है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है 53 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 54 की तरफ। 54वां प्रश्न देखेंगे। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से और सिख धर्म से। तो भाई इनमें से जो पर्युषण पर्व है इसका संबंध किस धर्म से है? साथियों पर्युषण जो पर्व है ये जैनियों के द्वारा मनाया जाता है, मतलब ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। तो 54 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। इनमें से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। महावीर जी लटमार होली, बिनाई कोड़ामार होली, सांगोद अंगारों की होली, बाड़मेर पत्थरमार होली। तो भाई देखो, लटमार होली कहाँ मनाई जाती है? महावीर जी करौली में। कोड़ामार होली कहाँ मनाई जाती है? बिनाई अजमेर में। अंगारों की होली भी सांगोद में नहीं, बल्कि अंगारों की जो होली है साथियों ये तो केकड़ी अजमेर में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? केकड़ी अजमेर में। तो फिर ये क्या हुआ? असुमेलित। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है? बाड़मेर में। तो थर्ड विकल्प आपके 55 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 56 को देखते हैं। 56वां प्रश्न। महान गायिका की सुप्रसिद्ध गायिका है रेशमा, चंपा मेथी, शकुंतला पवार और अल्लाह जिल्लाबाई। तो महान गायिका की सुप्रसिद्ध गायिका कौन है? सभी को पता होगा ये तो। कौन है साथियों? अल्लाह जिल्लाबाई, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था। कहां पर? बीकानेर में। तो विकल्प नंबर 4 आपके 56 का सही आंसर है। 57 की तरफ बढ़ेंगे। 57वां प्रश्न है। सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कुरंजा, सूटियो, पपैयो और मोरियो। भाई देखो, सगाई हो चुकी है लेकिन हो क्या रहा है? विवाह में देरी हो रही है, तो फिर एक लोकगीत गाया जाता है कि भाई जल्दी हमारी शादी हो जाए। तो साथियों कन्या द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है कि कब होगी शादी। ऐसा कुछ लोकगीत है जिसका नाम क्या है साथियों? मोरियो। क्या नाम है? मोरियो। साथियों मोरियो लोकगीत को गाया जाता है कन्या द्वारा विवाह में देरी होने पर, सगाई होने के बाद में। तो फोर्थ विकल्प 57 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 58 की तरफ। 58वां प्रश्न है। भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसे कहते हैं? भवाई नाट्य, रम्मत नाट्य, गौरिया राय और कन्हैया ख्याल। देखो, भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गौरिया राय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गौरिया राय के नाम से। थर्ड विकल्प 58 का सही आंसर है। 59 को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? गिदड़ नृत्य शेखावटी, डांडिया नृत्य मारवाड़, अग्नि नृत्य बीकानेर और बम नृत्य सवाई माधोपुर। भाई कौन सा असंगत लग रहा है? देखो बिल्कुल ईमानदारी से, अगर आप माइनस मार्किंग करने के बावजूद 75% या 70% प्लस बन कर देते हो, 70% प्लस ही कर देते हो आप, तो यकीन मानिए बहुत शानदार तैयारी आपकी चल रही है और आपको इसे जारी रखने की जरूरत है एग्जाम तक। साथियों देखो, गिदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में प्रचलित है और अग्नि नृत्य बीकानेर में। लेकिन बम नृत्य सवाई माधोपुर में नहीं, बम नृत्य तो अलवर भरतपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर में किया जाता है साथियों। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 आपके असंगत है, ये आपका 59 में सही उत्तर है। 60वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 60 में क्या है आपके? इनमें से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? भदर होना, उठावना, दस्तूर और रस्म पगड़ी। तो जो प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है वो इनमें से कौन सी है? भाई देखो, मृत्यु से संबंधित भदर होना भी है, उठावना भी है, लेकिन दस्तूर तो भाई विवाह से संबंधित है ना, दस्तूर का संबंध तो विवाह से है। तो इस वजह से आपके प्रश्न नंबर 60 में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। 61 में क्या है? संत दादू की रचनाओं का संग्रह
अंगवधु का संकलन दादू के किस शिष्य ने किया? गरीबदास ने, सुंदरदास ने, रज्जब जी ने और बकना जी ने। देखो संत दादू की जो रचनाएं हैं इनका संग्रह अंगवधु का संकलन साथियों जिस शिष्य के द्वारा जिस शिष्य के द्वारा किया गया उनका नाम है सुंदरदास। क्या नाम है उनका? सुंदरदास। दूसरा विकल्प आपके 61 का बिल्कुल सही उत्तर है। 62 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 65वां प्रश्न, वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? मानमोरी अभिलेख से, गोसुंडी अभिलेख से, कंसुआ अभिलेख से और किराड़ू के अभिलेख से। कौन से धर्म की बात की जा रही है? वैष्णव धर्म की बात की जा रही है। और वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये जिस अभिलेख से प्राप्त हुआ है वो कौन सा अभिलेख है साथियों? घोसुंडी अभिलेख। कहाँ का? घोसुंडी अभिलेख। बिल्कुल इसी से सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो सेकंड विकल्प आपके 62 का बिल्कुल सही उत्तर है। 63 को देखते हैं। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है? रामदेव जी की, कल्ला जी की, तेजा जी की और गोगा जी की। तो जिस लोक देवता के मंदिर की बनावट कैसी है? मकबरा नुमा। साथियों वो कौन से लोक देवता है? तो भाई वो इनमें से कौन से लोक देवता है साथियों? गोगा जी चौहान। गोगा जी की जो मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। साथियों इस मंदिर की बनावट कैसी है? मकबरा नुमा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि मकबरा नुमा है। कहां पर? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। चौथा विकल्प 63 में सही आंसर है। 64 को देख लेते हैं मित्रों। 64वां प्रश्न है, तेज सर्दी में ऊपर से नीचे तक कश्मीरी फिरन की तरह पहने जाने वाला वस्त्र है आतमसुक, घुगी, पंछा और सलूका। तो तेज सर्दी पड़ रही है, अभी तो बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे तक कश्मीरी फिरन जो होता है ना, इसकी तरह पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको आतमसुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? आतमसुक साथियों। और सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे जो पुराना आतमसुक है ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहां पर? सिटी पैलेस जयपुर में। तो विकल्प एक आपके 64वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65 को देख लेते हैं। आपके 65 है, फोल्डी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर की अंगुली में, बाजू में और हाथ की अंगुली में। तो भाई फोल्डी नामक एक आभूषण है जो एक अंगूठी होती है और इसको पैर की अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है साथियों? पैर की अंगुली में पहना जाता है। तो 65वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 66 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 66 है, पक्षियों को विशेष महत्व देने वाली चित्रशैली है मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या नाथद्वारा शैली। तो जिस शैली में पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है वो इनमें से कौन सी शैली है? भाई आपके बूंदी शैली है। और खास तौर पे बूंदी शैली में अगर हम पक्षियों की बात करें साथियों तो कबूतर व बतख। कौन से पक्षी साथियों? कबूतर और बतख को विशेष महत्व दिया गया है। तो आपके 66वें प्रश्न में थर्ड विकल्प खेर आपके सही आंसर है। प्रश्न संख्या 67 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 67वां प्रश्न देखेंगे। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्वारगम उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो देखो लूणी नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत अगर हम देखें तो मित्रों लूणी नदी के प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है कि लूणी नदी क्यों प्रदूषित हो रही है, इसका कारण किसको माना जाता है साथियों? जो रंगाई छपाई उद्योग है। कौन सा उद्योग? जो रंगाई छपाई उद्योग है, बिल्कुल इसको लूणी नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है। तो सेकंड विकल्प 67 का सही उत्तर है। 68 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 68वां प्रश्न क्या है आपके? बोली और उनसे संबंधित कौन सा युग्म गलत है? बोली और उससे संबंधित युग्म गलत युग्म को देखना है। विकल्प है आपके सामने, जगरोती करौली में, ढाटी जालोर में, नागरचोल टोंक में और धावड़ी उदयपुर में। तो भाई ऐसा है। प्रश्न नंबर आपके 68 जो है जगरोती करौली में बोली जाती है, नागरचोल टोंक में लेकिन और धावड़ी उदयपुर में, लेकिन ढाटी जो जालोर यहाँ लिखा हुआ है ये गलत है साथियों, क्योंकि ढाटी बोली का संबंध कौन से जिले से है? बाड़मेर जिले की बोली है ये। कौन से जिले की? बाड़मेर जिले की। और साथियों ये मारवाड़ी की उपबोली के अंतर्गत ये आती है। तो आपके सेकंड विकल्प जो है प्रश्न नंबर 68 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 69 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके 69वां प्रश्न देख लेते हैं। असंगत को चुनिए। मारवाड़ रा परगनारी विगत, मुहनोत नैनसी, बलवंत विलास, पृथ्वीराज राठौड़, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। तो इनमें से कौन सा आपको असंगत मतलब गलत लग रहा है साथियों? देखो मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? मुहनोत नैनसी की। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की। लेकिन साथियों बसवंत विलास पृथ्वीराज राठौड़ ये गलत दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि
यहाँ पर अगर हम बसवंत क्या सॉरी बलवंत है ना, बलवंत विलास जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं बल्कि बलवंत विलास जो है ये किसकी रचना है, तो भाई ये है आपके सूर्यमल मिश्रण की रचना। किसकी रचना है ये? सूर्यमल मिश्रण की ये रचना है। तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 2 है 69 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 70 को देख लेते हैं साथियों। 70वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, जसवंत सिंह राठौड़ और मोहनोत नैनसी। तो इनमें से मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इसके जो लेखन है किसके द्वारा किया गया साथियों? इसका लेखन किया गया मोहनोत नैनसी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनोत नैनसी के द्वारा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 70 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जिसके लेखक मोहनोत नैनसी है, इसको जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधपुर राज्य का गजेटियर भी इसको कहते हैं साथियों। क्लियर है सभी के ये भी? तो फोर्थ विकल्प 70वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 71 की तरफ। 71वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 71। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए चलाई गई? 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो भाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बात है, इसका जो संचालन है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए किया गया है। और सप्ताह में 2 दिन इस योजना के अंतर्गत बच्चों को मिल्क पाउडर से बना हुआ दूध भी पिलाया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। तो सेकंड विकल्प 71वें में सही है। प्रश्न नंबर 72 को देख लेते हैं साथियों। बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ होने का वर्ष है 2007-8, 2008-9, 2009-10 और 2010-11। देखो बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकिल वितरण की बात की जा रही है और इस योजना का आरंभ होने का जो वर्ष है साथियों वो कौन सा है? 2007-8 में इस योजना का आरंभ किया गया था। तो प्रथम विकल्प 72 में सही है। 73 को देख लेते हैं। देखो ये जो प्रश्न है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी प्रश्न है। दोनों लेवल के लिए कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप अभी। आप 73 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2016, 22 जनवरी 2017 और 22 जनवरी 2018। तो क्या नाम है योजना का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और साथियों इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत की गई थी आपके कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। तो 73 में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। 74 को देखते हैं। 74वां प्रश्न क्या है आपके? आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। तो आरटी एक्ट जो 2009 है इसके सबसे बड़ा अध्याय की बात की जा रही है मित्रों। और इसका जो सबसे बड़ा अध्याय है यह है अध्याय नंबर 4। कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 4 जो है आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। फोर्थ विकल्प 74 का सही उत्तर है। 75 को देख लेते हैं आपके 75वां प्रश्न। आरटी 2009 के तहत पहली से कक्षा 5वीं तक 129 छात्र होने पर कितने अध्यापकों की नियुक्ति होगी? 2, 3, 4, 5। तो भाई एक से पहली कक्षा से 5वीं तक की बात की जा रही है। 30 पे 1, 60 पे 2, 90 पे 3, 120 पे 4 और 121 पे 5, मतलब 121 से 150 तक कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो बिल्कुल कितने अध्यापक रहेंगे साथियों? 5 अध्यापक रहेंगे। तो चौथा विकल्प आपके 75 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 76 की तरफ। 76वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। किस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं? रैम में, रोम में, ईपी रोम में और ईईपी रोम में। तो जिस मेमोरी में डाटा अपना कोई भी है या अपना कोई प्रोग्राम है स्थायी नहीं अस्थायी रूप से संग्रहित रखते हैं अपन, तो साथियों उसको क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। प्रथम विकल्प आपके 76 का सही उत्तर है मित्रों। 77 की ओर बढ़ते हैं। आपके 77वां प्रश्न। इस्माइल प्रोग्राम से संबंधित असत्य कथन है। इस्माइल प्रोग्राम संपूर्ण देश से संबंधित है। इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई। प्रोग्राम 3 चरणों में चला और प्रोग्राम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किया गया। तो ऐसा है 3 चरणों में चला और 13 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई। सही है। गलत क्या है? गलत यह है कि संपूर्ण देश से नहीं, इस्माइल प्रोग्राम का संबंध राजस्थान राज्य विशेष से है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 77 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 78 को देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 78। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद, 36 वर्ष के बाद और 37 वर्ष के बाद। तो भाई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी आई थी आपके 1986 में
और तीसरी आई 2020 में। तो 86 14 साल तो यार 20 साल ही है, तो 14 और 20 कितने होते हैं 34 वर्ष। मतलब आपके प्रथम विकल्प 78 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 79 की तरफ बढ़ते हैं। आपके 79वें प्रश्न में क्या है, शिक्षा दर्शन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प देखिएगा अब आप, डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होने वाला श्रव्य दृश्य टीवी प्रोग्राम है। शुरुआत 1 जून 2020 को हुई और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 से तक संबंधित है और इसकी पहल RSCRT व नोडल एजेंसी MHRD है। तो भाई देखो शिक्षा दर्शन के बारे में देखें, शुरुआत 1 जून 2020 को ही डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होने वाला श्रव्य दृश्य टीवी प्रोग्राम शैक्षिक प्रोग्राम है और कक्षा 1 से 12 तक ये संबंधित है। लेकिन इसकी पहल तो MHRD ने की थी और नोडल एजेंसी इसकी RSCRT है। ये गलत है ये, तो चौथा विकल्प आपके असत्य कथन है। 79 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। 80वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 में क्या है आपके, NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून को किस आयु वर्ग से संबंधित किया गया। 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 और 0 से 18। देखो पहले तो क्या होता था, NEP 2020 की से पहले जो RT 2009 था उसमें शिक्षा का अधिकार कानून 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन NEP 2020 में इसको 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है मित्रों। किसके, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आपके थर्ड विकल्प 80वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 81 को देख लेते हैं। क्या प्रश्न नंबर 81 को आपके 81, सूचना प्रौद्योगिकी का सामान्यतः रिक्त स्थान भागों पर अध्ययन किया जाता है। 1 2 3 4। तो साथियों 81वें प्रश्न में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी का सामान्यतः 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। कितने भागों पर, 2 भागों पर। विकल्प नंबर आपके जो 2 है यही 81 का सही आंसर है। 82 को देख लेते हैं साथियों। 82वां प्रश्न है, दीक्षा से संबंधित असत्य कथन है। पूरा नाम इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। आदर्श वाक्य हमारे छात्र हमारे नायक, लॉन्च 5 सितंबर 2017 को वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया और इस पोर्टल पर, किस पर, दीक्षा पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर यूजी है यार, टाइपिंग मिस्टेक, यूजी व पीजी तक का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो भाई दीक्षा ऐप से संबंधित अगर हम देखें असत्य कथन, तो भाई इसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सही है ये। तो इसका आदर्श वाक्य क्या कह रहा है, हमारे छात्र हमारे नायक। गलत है, क्योंकि दीक्षा का आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक, न कि हमारे छात्र हमारे नायक। तो दूसरा विकल्प आपका असत्य कथन हुआ, तो यह आपका आंसर होगा 82 में। 83 को देख लेते हैं साथियों। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं, LAN, MAN, WAN और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई 83 का आंसर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 83 में सही रहेगा साथियों। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो LAN कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। विकल्प नंबर 1 आपके 83 का सही आंसर है। 84 को देख लेते हैं साथियों। 84वां प्रश्न क्या है, RT संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2019, 1 मार्च 2019, 1 मई 2019 और 1 फरवरी 2019। तो जो RT संशोधन अधिनियम 2019 की बात की जा रही है, इसको कब लागू किया गया साथियों, 1 मार्च 2019 को इस RT संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। कब, 1 मार्च 2019 को। 84 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। 85 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 85वें प्रश्न में क्या है, ई बैंकिंग का लाभ नहीं है, लेन देन की सुरक्षा, तत्काल धन का हस्तांतरण, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग सर्विस और एरर समस्या। तो जो ई बैंकिंग का लाभ नहीं है उसका चयन आपको 85वें प्रश्न में करना है। और मित्रों ई बैंकिंग के लाभों को देखें तो लेन देन की सुरक्षा भी इसमें रहती है, तत्काल धन का हस्तांतरण आप ई बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन एरर समस्या इसकी एक प्रॉब्लम है, न कि लाभ। तो चौथा विकल्प आपके 85 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 86 की तरफ। 86 को देखते हैं। भारतीय सर्च इंजन नहीं है, हॉटमेल, वेब इंडिया, रेडिफ और नेटस्केप। तो इनमें से जो भारतीय सर्च इंजन नहीं है उसका चयन आपको 86 में करना है। मित्रों 86वें प्रश्न का आंसर देखें तो हॉटमेल, वेब इंडिया, रेडिफ ये तीनों ही भारतीय सर्च इंजन है। नेटस्केप भारतीय सर्च इंजन नहीं है। विकल्प नंबर 4 आपके 86 का सही उत्तर है। 87 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 87वां प्रश्न देख लेते हैं। मिशन ज्ञान का संबंध है CWSN बालको हेतु, ADHD बालको हेतु, प्रतिभाशाली बालको हेतु और सामान्य बालको हेतु। तो इनमें से मिशन ज्ञान का संबंध किससे है, 87वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई।
देखो प्रतिभाशाली और सामान्य बालक के लिए तो नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है, इसमें एक बार और चेक कर लेना इसमें थोड़ा सा। बाकी इसका आंसर जो रहेगा ADHD बालको हेतु रहेगा, ठीक है। बाकी इसको एक थोड़ा सा चेक कर लेना 87 को, ठीक है ना। 88 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 88वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। राजस्थान RT अधिनियम 29 मार्च 2011 को राज्य सरकार ने RT की कौन सी धारा का प्रयोग करके बनाया? धारा नंबर 21, धारा 38, धारा 36 और धारा 32। देखो RT 2009 बना, फिर उसके बाद में राजस्थान RT अधिनियम 29 मार्च 2011 को राज्य सरकार ने RT 2011 बना दिया। तो ये RT 2009 की जिस धारा का प्रयोग करके बनाया गया साथियों RT 2011 को, वो कौन सी धारा थी? धारा नंबर 38 है। वो कौन सी? धारा नंबर 38। 88 में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। 89 की जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो 89वां प्रश्न है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की पहल MHRD ने की, लेकिन इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। MHRD है, NCERT है, RSCRT है और डाइट है। तो भाई शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की पहल किसने की? MHRD ने। लेकिन इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? तो इसकी नोडल एजेंसी साथियों कौन सी है? RSCRT है। विकल्प नंबर 3 आपके 89 का सही उत्तर है। अब अंतिम और 60वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 60वें प्रश्न में क्या है? देखो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करके जाइएगा, भूलिएगा मत। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करिएगा। ईमानदारी से कमेंट करके जाना 90 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है, बिल्कुल ईमानदारी से। और साथियों ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। विद्यालय प्रबंधन समिति अधिनियम की किस धारा में उल्लेख है? धारा 21, धारा 25, धारा 28 और धारा 29। देखो विद्यालय प्रबंधन समिति अधिनियम की किस धारा में उल्लेख है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब SMC, और इसका उल्लेख अधिनियम की किस धारा में है? धारा नंबर 21 में है। विकल्प नंबर 1 आपके 90वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कंप्लीट होता है साथियों आपके 90 प्रश्नों का बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट। एक आध प्रश्न में अगर कोई त्रुटि लगे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना नहीं भूले साथियों।